नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद आ रहा है क्या दोस्तों? आर्टिकल नंबर 36 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा याद आ रहा है? तो ये राज्य क्या है? ये एक राष्ट्र राज्य की बात कर रहा है। एक राष्ट्र राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संपूर्ण भूभाग पर सरकारों द्वारा जो कायदे कानून निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं को, और वो कायदे कानून निर्धारित करने का जो रास्ता जहां से मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। ये निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, हमने शॉर्ट में पढ़ चुका था। अनुच्छेद 38, 39, 39A, 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। देखो जो दोस्तों, जो अनुच्छेद अपन ने पढ़े थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। अपन ने यहाँ पर कल इसके बारे में चर्चा नहीं की थी शायद दोस्तों। अनुच्छेद 39A, 39A बाद में जोड़ा गया उपबंध था। बाद में जोड़ा गया उपबंध था। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या जोड़ा गया था? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 39A में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बाद में जोड़ा गया प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत हम आसानी से ये बता सकते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता वाला प्रावधान बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये प्रभावी रूप से लागू भी है दोस्तों। अब आज भी जो ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय बहुत ही कम है वो परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद अपन ने 41 के बारे में पढ़ा। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे थे, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको प्रभावी बना दिया गया था। फिर बात करते हैं 41 की। 41 में आपकी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकारें प्रयत्न करेंगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था, मैं नरेगा जैसी योजनाएं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। फिर बात कर रहे थे 42, मानवोचित दशा और प्रसूति अवकाश। मानवोचित दशा और प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश की बात कर रहे थे दोस्तों। राजस्थान वाला जो क्वेश्चन था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 180 दिन, लगातार कितने दिन की? 180 दिन की। और अधिकतम कितनी? 2 साल की। दोनों याद रखना, दोनों याद रखना। अधिकतम प्रसूति अवकाश मिलता है राजस्थान में 2 साल का, और एक बार लगातार के लिए 180 दिन का प्रत्येक महिला मातृत्व अवकाश ले सकती है। ये सब बातें आपको इन रास्ते दिखाते हैं, तभी तो सरकारें कानून बनाती है ना। यही निर्देशक तत्व हैं। यही क्या है? आपके निर्देशक तत्व हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रयास। ये तो शायद आपको लाइन से ही समझ में आ गया होगा कि सरकार अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करे। हस्तशिल्प, अरे भाई भारत में हस्तशिल्प कारीगरों की बहुत ज़्यादा संख्या है। जैसे आपका हथकरघा उद्योग है, छोटे छोटे बुनाई वाले उद्योग हैं। ऐसे उद्योगों की स्थापना की कर रहे हैं कोई, तो उनको सरकार सहायता दे। उनको क्या दे? सहायता दे, और उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करे। आपने देखा दोस्तों, अभी
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 की राहत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया था। वहां पर आपके इन कुटीर उद्योगों के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि दी गई थी, बहुत बड़ी राशि दी गई थी। तो वो राशि देने का प्रयास क्या है कि लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन बढ़े और इसके साथ साथ उनके जो रोजगार के अवसर है उनका अधिक से अधिक सृजन हो सके। इसीलिए अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करता है। अनुच्छेद 43 के उद्योगों में कर्मगारों की भूमिका, उद्योगों में कर्मगारों की भूमिका, कर्मकारों की भूमिका। कर्मकार का मतलब सर आप समझ रहे हो दोस्तों, मजदूरों से लिया गया है। जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी क्या भूमिका है। देखो दोस्तों, मालिक अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, जितना चाहे उतना काम नहीं करवा सकता, आपका प्रोविडेंट फंड नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उनके मैनेजमेंट सिस्टम में मजदूरों की जो यूनियन होती है उसकी एक अहम भूमिका होती है, जिससे वो मजदूरों का आर्थिक शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखना, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने नीति निर्देशक तत्व, एक और आएगा अभी 48 के, कितने जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। एक आपका 39A, एक 43A और एक 48A। ये 3 निर्देशक तत्व आपके संविधान में शामिल किए गए थे। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 44, जिसकी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। अभी तक दोस्तों प्रभावी नहीं हुआ है। आप समझोगे, आप कहोगे कि सर ये क्या चीज है, ये क्या बला है। मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर अल्पसंख्यक अपने पसंद के कानून बनाते हैं। आपको मैंने उस समय भी समझाया था, अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 29 के तहत अपने कानून स्वयं निर्धारित करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक विवादित मुद्दा उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा मुद्दा इनका पर्सनल है, कौन सा सार्वजनिक है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा सार्वजनिक है। अलग अलग कानून बनाने वाला जो मैटर है ना, उस मैटर को ही समाप्त कर दीजिए और एक समान नागरिकता संहिता स्थापित कर दीजिए। फिर पूरे देश में जो कानून संसद बनाएगी वो पूरे अधिकार क्षेत्र में लागू होगा, पूरे अधिकार क्षेत्र में। अब देखो दोस्तों, कई बार जो भी अभी आपने कुछ मुद्दे पढ़े थे पिछले दिनों में कि एनआरसी है, ये जैसे भी जम्मू कश्मीर का अधिग्रहण वाला मुद्दा है, इनमें कई विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। विरोध दर्ज करवाना उनका पैसा है भाई, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं। लेकिन वो प्रत्येक राज्य उसका समर्थन नहीं करता है। जैसे एनआरसी है, उसका प्रत्येक राज्य समर्थन नहीं कर रहा है। वो उनके अपने अपने टारगेट्स हैं, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन यदि संसद समान नागरिक संहिता पर कानून बना देती है, ये प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा, तो संसद जो कानून बनाएगी, संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा। यही आपकी समान नागरिक संहिता है, यही आपकी समान नागरिक संहिता है। ओके दोस्तों, ये अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? देखो,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगी। प्रत्येक सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और उनको जो प्रारंभिक अधिकार है उनका वो उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों संविधान लागू होने के बहुत समय बाद इस मामले में हम काफी पीछे रह गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रभावी बनाया गया था। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर चीज को ध्यान से बारीकी से पढ़ते हुए चलना। विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 21 कै, अनुच्छेद 51 कै, ये सब आपके ध्यान में आ रहा है क्या? अनुच्छेद 51 कै तो चलो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन 21 तो पढ़ लिया ना। 21 कै में क्या कहा गया है? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 51 कै में शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाया गया। प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो ये जो आर्टिकल है वो प्रभावी किस संशोधन द्वारा हुआ था? याद रखना दोस्तों। और पूरे देश में राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था? 2009 में। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में आया था और पूरे देश में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था पूरे देश में। आज प्रत्येक राज्य ये बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाता है। आप देखते हो दोस्तों निजी शिक्षण संस्थानों में भी 25% सीटें राइट टू एजुकेशन के तहत रिजर्व होती हैं। उनका पैसा गवर्नमेंट देती है निजी शिक्षण संस्थानों को। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गरीब, पिछड़े, वंचित हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनको 25% को निजी शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षा का अधिकार। ये ऐसे प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि हमारे भारत के भविष्य को कम से कम बुनियादी शिक्षा तो प्राप्त हो। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संविधान का कौन सा निदेशक तत्व हमें ये इशारा करता है? तो अनुच्छेद 45 हमें इशारा करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संरक्षण का प्रयास। देखो दोस्तों अपन बात करें, अपने जो समाज होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, एक अगड़े और एक पिछड़े। अगड़े और पिछड़े। तो कुछ पिछड़ी जातियां SC व ST जो पिछड़ी जातियां थी, समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर थी, उन जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारें समय समय पर कानून बनाएं, उनको विशेष संरक्षण दें। इसके लिए प्रयास किया गया था किस निदेशक तत्व के द्वारा? तो अनुच्छेद 46 के द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया था।
ओके दोस्तों, तो समाज की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आप देखते हो आरक्षण वगैरह जो भी मैटर्स होते हैं, जैसे अभी 2019 में जो आपके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग थे, आर्थिक दृष्टि से ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया गया। तो सिर्फ SC ST की बात नहीं कर रहे, समाज की जो पिछड़ी जातियां हैं, इस अनुसूचित जाति जनजाति आप देखते हो जैसे राजस्थान में ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम, तो ये अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण किया जाता है। कुछ जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर अनुसूचित जनजातियां काफी संख्या में निवास करती हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति MP में निवास करती है, तो वहां पर भी विशेष सरकारों के द्वारा विशेष कानून कायदे बनाए जाते हैं। तो समय समय पर आरक्षण जैसे प्रावधान लागू करके सरकारें इन जनजातियों व जातियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करती हैं। अब आता है दोस्तों अपना अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। ओके दोस्तों, एक मिनट, 47 के ऊपर अपन बात ऊपर करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसके बारे में डिटेल से बताएं दोनों के बारे में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 पोषाहार व लोक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करने का प्रयास। देखो दोस्तों, लाइन आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन इसकी व्याख्या जरूर समझ में आ जाएगी, ये मैं प्रयास करूंगा। पोषाहार व लोक स्वास्थ्य, आप इसको ऐसे मत देखिए, एक आती है बात मद्य निषेध। कोविड-19 के दौर में आपने देखा होगा, लॉकडाउन में सबसे पहले शराब के ठेके ही खुले थे। क्यों? क्योंकि सरकार एकदम गरीब हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे, और आमदनी का जरिया ये जो आपके कौन से भाई जिनको आप जो भी बोलते हैं, मद्य निषेध को बढ़ावा देने का जो भी प्रयास किया जाएगा वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 47 के अनुसार। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकारें लोगों के जीवन स्तर को स्वस्थ बनाने के लिए जो भी प्रयास करेंगी उसके लिए आपका आएगा। पोषाहार का मतलब है उसके खान पान से संबंधित, और स्वास्थ्य के लिए है उनकी स्वास्थ्य भी अच्छे तरीके से बना रहे, इसके लिए प्रयास करेंगी। अब पहले पोषाहार में तो आपका आ गया क्या? मद्य निषेध। आज भी अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, केरल, मणिपुर, गुजरात और हाल ही में 2000 ये आपका अंतिम जो राज्य पूर्ण शराबबंदी करने वाले राज्य बन चुके हैं। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्ण शराबबंदी है, केरल, मणिपुर, गुजरात और बिहार। यहां पर शराब बेचना सार्वजनिक जगह पर एक कानूनी अपराध माना जाता है। तो ऐसा प्रयास किसके लिए किया जाता है? आपके अच्छे जीवन स्तर के लिए, आपके पोषाहार को सुधारने के लिए। बात करते हैं लोक स्वास्थ्य की। इसका मतलब है सरकारें लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगी। अरे आयुष्मान भारत याद आ रहा है क्या? आयुष्मान भारत क्या है? निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 5 लाख तक की आपको स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो मद्य निषेध है, आयुष्मान भारत है, ये किस आर्टिकल को प्रभावी बनाते हैं? याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 47 को प्रभावी बनाते हैं, और पोषाहार और इसको लोक स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन अनुच्छेद 48।
अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 की बात करें, कृषि व पशुपालन का संगठन, कृषि व पशुपालन का संगठन। अब कैसे किया जाएगा, एक एक टॉपिक को समझिए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, तकनीकी का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए। आप देखते हैं सरकारें हरित क्रांति के दौर में देखा, हाइब्रिड बीजों की डिमांड्स को पूरा करके किस तरह से भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था, और आज भी सरकारें करती हैं। उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाती है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न, किसानों को ऋण वितरित करना, उनकी आमदनी। देखो दोस्तों, वर्तमान सरकार का टारगेट था, पिछले कार्यकाल से था, 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, किसानों की आय को क्या करना, दुगना करना। अब आय दुगनी कब होगी, जब लागत घटेगी और पैदावार यानी कि उपज बढ़ेगी। तो ऐसा कब किया जा सकता है, जब हम कृषि में अधिक से अधिक उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तब ऐसा संभव होगा। अब बात आती है पशुपालन का संगठन। पशुपालन का संगठन का मतलब है पशु में भी नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जाएगा। अधिक दूध देने वाली गाय है, भैंस है, इनका धीरे धीरे अब देखो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ऐसी वैक्सीन तैयार की जा रही है कि जो गाय है वो ब्याने के बाद सिर्फ बच्चे ही लाएगी। तो ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकियों का जो प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो कृषि हो चाहे वो पशुपालन हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा कृषि व पशुपालन पर ही निर्भर है, तो इसीलिए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि जो भारवाहक पशु हैं उनकी वध पर रोक, जो उपयोगी पशु हैं उनके वध पर रोक, यानी कि मैं एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, यहाँ पे आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, गो हत्या को प्रतिबंध किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 48। ये अपना धार्मिक पशु मत मानना इसको, क्योंकि ये दुधारू पशु है और एक उपयोगी पशु है। राजस्थान में ऊंट को मारना भी क्योंकि ऊंट राजस्थान का क्या बना दिया गया है, घरेलू श्रेणी का राज्य पशु बना दिया गया है। तो ये उपयोगी पशु हैं, ये अपने लिए क्या है, उपयोगी पशु हैं। तो चाहे गाय हो चाहे ऊंट हो, जो भी बैल हो, इनके मारने पर, वध पर रोक लगाई जाती है, और वो आर्टिकल है आपका कौन सा, 48। ओके दोस्तों, इसी के साथ शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अपन नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट कर देंगे, और हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।